नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आइंदा 2 साल बाकी हैं इस मौजूदा हुकूमत को अपना मैंडेट और अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के लिए। इन 3 बरसों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से गुज़िश्ता दिनों कारकर्दगी रिपोर्ट और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अशारिये बयान किए गए थे, और ख़ास तौर के ऊपर कोई भी आने वाली जो हुकूमत होती है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला जो माशी चैलेंज था वो सामने था, गवर्नेंस का मसला था, करप्शन था, एहतसाब था। इसी के साथ साथ मौजूदा हुकूमत के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है उससे निपटना या उसका चैलेंज भी एक सामने था। बाकी तमाम तर सूरत हाल के अंदर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुख्तलिफ शोबों के ऊपर तनकीद भी होती है, तो वहीं बहुत सारे अच्छे काम भी हुए। वहीं पर जिस तरीके से हमने देखा कि जो तरसीलात ज़र है उसमें इजाफा हुआ, इसके साथ साथ जो बरामदात थी उसके अंदर इजाफा हुआ, बराह रास्त जो बैरूनी सरमायाकारी थी उसमें इजाफा हुआ, माली खसारा उसमें कमी आई, जो करंट अकाउंट खसारा था उसमें कमी आई, माहौलियात के हवाले से जो काम किए गए वो बहुत ज़्यादा खुश आइंद रहे हैं, जिसकी दुनिया ने भी उसकी तारीफ की है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करते हैं और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं। उनसे आज इस मौजू के ऊपर ज़रा बात करेंगे कि आज हुकूमती जो वर्जन है उसके मुताबिक और हुकूमती कारकर्दगी के मुताबिक वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। फ़ारूक हबीब साहब, 3 साल मुकम्मल आपके हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन कौन से एरियाज थे जहां पर आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को आपने 3 बरसों में ओवरकम किया। देखिए, बात यह है, हमें तो मुल्क मिला ही पूरा चैलेंजेस की शक्ल के अंदर था। एक पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करके गई दोनों जमातें पिछले 10 साल के अंदर। पीएमएल पीपल्स पार्टी, जहां पर उनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो करप्शन के ऊपर थी, माल बनाने पर थी, टीटियां लगाने के ऊपर थी, जाली अकाउंट्स के ऊपर थी। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर हमने इकोनॉमिक एंड के ऊपर देखें तो मुल्क के अंदर सिर्फ 15 दिन के जो है वो रिजर्व मौजूद थे। मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर जा रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद था। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमें बेशुमार हमारा जो ट्रेड गैप था, इंपोर्ट्स हमारी 60 अरब डॉलर के ऊपर चले गई थी, एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो सिर्फ 23-24 अरब डॉलर के ऊपर जो है वो मौजूद थी। तो लिहाजा इन तमाम चैलेंजेस को हमने माशी तौर के ऊपर टेकअप किया। तारीख का 10 साल का कम तरीन करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हमारी 3 साल हुकूमत के दौरान हुआ, वो भी पहले सरप्लस रहा। और ये चूंकि हम बहुत सारी मशीनरी हमने टर्फ के तहत लोन्स दिए हैं, वो इंपोर्ट हो रही है, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आ रहा है। और जो नेशन ग्रो कर रही हो उसके अंदर इतना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और 4% हमने ग्रोथ शो की। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 14% के साथ ग्रोथ की उसमें। इसी तरीके से अगर आपने अभी रेमिटेंसेस की बात की थी तो पीएमएलएन के आखिरी दौरे 3 साल हुकूमत के अंदर 18 से 19 अरब डॉलर से जायद फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं थी। हम 3 साल के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस को 29.4 अरब डॉलर के ऊपर ले गए। तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुई है 25.5 अरब डॉलर की जो गुड्स की हैं। अगर इसमें सर्विसेज भी ऐड कर लें तो ये 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बनती हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए मुल्क के अंदर जो कि नॉन डेट रेवेन्यू हो, जो नॉन डेट डॉलर इनफ्लो हो। 60 अरब डॉलर आया 2018 में, सिर्फ ये 50 अरब डॉलर था। तो इकोनॉमिक एंड के ऊपर भी कामयाबियां हैं। इसके अलावा अगर आप देखें माहौलियात के हवाले से आपने बात की थी, मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करता हूं। आपने जो फिगर जो चीजें की हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर गवर्नमेंट की जो कामयाबियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन 3 वर्षों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत का जो वॉल्यूम है, जो हुजम है, वो 313 अरब डॉलर से कम होकर 280 अरब डॉलर पर भी आ गया। माशी तरक्की की जो रफ्तार रही वो 5.2% से कम होकर 3.94% पर आई और महंगाई की शरह 4.7% इजाफे से 8.7% तक आई। इन्फ्लेशन बढ़ी है। सवाल यह होता है कि आपकी हुकूमत अगर इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर ये कामयाबियां मिली हैं तो जो इन्फ्लेशन है या जो फिगर्स मैंने बताई हैं इनमें जो है वो कमी या फिर उसमें इजाफा क्यों देखने में आया? देखिए, जो जहां तक रह गई बात इन्फ्लेशन के ताल्लुक की, तो 2 बुनियादी चीजें हैं। कुछ चीजों का इन्फ्लेशन का ताल्लुक है जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, खाने पीने की चीजें हैं,
वो आलमी कीमतों के साथ है। अब जो खुर्दनी तेल है घी का, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन का फूड एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, घी की कीमतों में आलमी सतह पर 124% इजाफा हुआ। और पाकिस्तान पूरा खुर्दनी तेल जिस घी में हम खाना पकाते हैं वो इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं होता। वो पेट्रोल जो हमें आज से 6 माह पहले $34 फी बैरल के ऊपर था जनवरी के अंदर, वो आज ट्रेड कर रहा है 70 के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप देखें कि दालें हम इंपोर्ट करते हैं, आप जो डॉलर रुपए की डिवैल्यूएशन थी उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आया, और डिवैल्यूएशन जो है वो माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसी की लेकिन वजह फारूक से साहब, थी, जिसमें मैंने आपको कहा जो आप बात करें कि इस 7 खत्ते में अरब डॉलर मार्केट के इन्फ्लेशन अंदर तो छोड़ ज्यादा दिए है, गए। इस खत्ते में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू दीगर कंट्रीज, अगर आप देखें तो। नहीं 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 नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप ये देखें कि जिस हिसाब से आलमी सतह पे कीमतों में इजाफा हुआ, उसका उतना इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कीमतों में इजाफे की शक्ल के अंदर नहीं आया। तो यही वजह है कि मैं समझता हूं कि हमारी जो बेहतरीन हिकमत अमली थी, हम मुल्क देखें एक ज़रूरी मुल्क है, 30 साल से जो है वो ज़रूरी के ज़राअत के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ये सवाल तो होना चाहिए, आज हमसे सवाल हो रहा है कि हम पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, 2.5% से हमारी आबादी में इजाफा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फूड कंजम्पशन में तो इजाफा हो रहा है ना, 22 करोड़ का मुल्क है, 2.5% से सालाना इजाफा हो रहा है। उन्होंने गंदम भी खानी है, चावल भी खाने हैं, उन्होंने चीनी भी खानी है, उन्होंने घी का भी इस्तेमाल करना है। उस हिसाब से क्या हमने कोई इंतजाम किए थे? वो नहीं किए थे। मेरा सवाल यही है, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले अपोजिशन के लोग तो आ जाते हैं। दुरुस्त बात है, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन मेरा भी यही सवाल है कि 70 वर्षों में, आज मैं पूछना चाहता हूं 70 वर्षों में दुरुस्त सिमत की तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं। राइट, इन 70 वर्षों के अंदर हम आज मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये जराई मुल्क है। आज मेरा सिर्फ मेरा आपको मेरा ये एक explain सवाल करना एक चाहता सवाल हूं। मेरा एक सवाल ले लीजिएगा। ये 70 वर्षों के अंदर हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, आटे की कीमतों में इतना ज्यादा मैनीफोल्ड इजाफा, चीनी की कीमतों में इजाफा, और उसके बावजूद भी, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद भी गंदम की इंपोर्ट, ये ऐसा क्यों है फारूक साहब? देखें तो फिर मैं आपको ये कहूंगा, बम्पर क्रॉप हमें किससे कहते हैं कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज्यादा हो। अब हमारा एस्टीमेट है कि 27 मिलियन टन जो है वो गंदम हुई है, लेकिन जो हमारी डिमांड है, जो खपत है, वो 27 मिलियन टन से ज्यादा है। तो लिहाजा जब हमें 27 मिलियन टन से ज्यादा खपत है तो उतनी गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर सवाल तो वो ये है कि आज भी हम अपनी जो पैदावार है वो 30 से 35 मन ले रहे हैं, ऐसे बीज हमने मुतारफ नहीं करवाई, ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ नहीं करवाई, ऐसी मॉडर्न मशीनरी लेकर नहीं आई। आज पहली बार है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ फूड सिक्योरिटी को भी जोड़ा गया है। हम ज़राअत से खुराक तक का विजन लेकर आए हैं, उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ एकड़ जमीन है, पाकिस्तान के पास 5 करोड़ जमीन काबिल काश्त है। आज हम जैतून के लिए हमने 1 अरब रुपया रखा, जैतून की जो दरख्त हैं वो लगाए जा रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर, मोहम्मद के अंदर, कोटोहार के अंदर। आज दालें जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वो कॉटन जो हमें, जिससे हमारी टेक्सटाइल मुंसलिक है, वैल्यू एडेड होती है, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसकी खपत कम होती जा रही थी क्योंकि चीनी की शुगर मिलें उन इलाकों के अंदर लगाई जा रही थी। कॉटन की जगह जो है वो गन्ने ने ले ली थी। आज अगर 3 सालों में भी बात करें तो आज किसान की जेब में 1100 अरब रुपया इजाफी किया है। गंदम की कीमत 1300 से आगे 1800 रुपए की गई, और ये 60% आबादी है आपकी। अच्छा फारूक साहब, आपने अपने 60% आबादी के तबके को प्रोटेक्ट किया। ठीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आइंदा 2 वर्षों के अंदर क्या आपकी गवर्नमेंट ये जो इन्फ्लेशन है इसमें कमी लाने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम कर रही है कि आइंदा 2 वर्षों में आवाम को कुछ रिलीफ मिले और जो इकदाम आपने गिनवाए हैं उसका कुछ ना कुछ फर्क पड़े उनको? देखिए, जो इन्फ्लेशन के अंदर फिर मैं आपको कहूंगा जो बिजली की कीमतों का इशू है, ये बहुत महंगे बिजली के मायदे किए गए, महंगे बिजली घर लगाए गए, 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर टेक और पे, बिजली बने या ना बने आपने कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है। वो 1500 अरब रुपए हमने अदा करना है जो पिछली मुजरमाना हुकूमतें करके गई है नवाज शरीफ इस मुल्क के साथ। अब आप आ जाएं कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो है वो 30 लाख जो महदूद वसाइल वाले लोग हैं उनके डोर स्टेप पे पहुंच रहे हैं। हम उनको 5 लाख रुपए बिला सूद जो है वो कर्ज दे रहे हैं। 1000 अरब रुपए के कमर्शियल और रेजिडेंशियल हमने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं जिससे इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 7 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी, वेल्थ क्रिएशन हो रही है, नए शहर बना रहे हैं। जब वेल्थ क्रिएशन होती है तो लोगों की दौलत में इजाफा होता है, और जो वेल्थ साइकिल है कि पैसा देहात में गया है
आमदन की शक्ल में, तो खर्च शहरों के अंदर आगे होना है। ठीक। तो ये पैसा मुख्तलिफ बातों में जाएगा। इसी तरीके से जो हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक। इसी तरीके से अगर आज हम जो इकदाम ले रहे हैं, हेल्थ कार्ड का, नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत लोगों को अपनी छत फराहम कर रहे हैं, कामयाब जवान के जरिए एंटरप्रेन्योर्स हम पैदा कर रहे हैं, ये वो तारीखी इकदाम है जो पहले नहीं हुए। आज वो लोग जो खुले आसमान तले सोते थे, वो दिहाड़ीदार तबका जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती थी, आज उसके लिए हुकूमत ने इंतजाम किया, कोई भूखा ना सोएगा। आज उसके लिए लंगर खाने हैं, आज उसके लिए खुले आसमान तले सोने के लिए शेल्टर होम है। एहसास प्रोग्राम का बजट 260 अरब रुपए से बिल्कुल लेके उसका ओवरले, हमारा जो पिसा हुआ तबका है उसका हुकूमत एहसास करे। वाकई उसका ओवरले भी इंक्रीज हुआ है और गरीबों की एहसास के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं वो भी बिल्कुल जिसके हवाले से इकदाम उठाए गए। एक बात बता दीजिएगा, जब आप गवर्नमेंट के अंदर आए थे, माफियाज का सामना था, बाकी चीजें थी, आप समझते हैं कि उन माफियाज को क्रैक डाउन करने में कुछ कामयाबी मिली है? ये एक दो सवाल आते, मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि मैं दो सवाल आपसे और करूं। देखिए, आप देख तो माफियाज के पीछे सरकूबी किसने की है? पहली हुकूमतें तो माफियाज का हिस्सा होती थी। आज हमने माफियाज को हाथ डाला, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, सब माफियाज को हाथ डाला। आज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब रुपए के जुर्माने जो है वो शुगर में सब हाथ डाला, तो लेकिन तमाम कीमतें और बढ़ गई, वो उसके जरिए असर आएंगे। कीमतें भी बढ़ गई। नहीं, देखिए उसकी वजह है, नहीं उसकी एक वजह है, उसकी एक रीजन ये है कि एक तो हम नाजायज मुनाफाखोरी नहीं किसी को करने देंगे। आज पहली बार हम कानून लेकर आए जिसके तहत जो है वो किसान को वक्त के ऊपर पैसे मिले हैं। किसान तो उस चीज से खुश हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कीमत की कहा कि अगर वही गन्ना जो 100 रुपए 125 रुपए मन पे लेते थे, आज वो मिल वाले 250-300 रुपए घर पे आके गन्ने की खरीदारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसान भी खुशहाल हुआ, उसका इत्तेसाल जो है वो रुका। 60% आबादी आपकी एग्रीकल्चर के साथ जो है वो मुंसलिक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चले, मेरा एक सवाल, दो सवाल मैं लूंगा आपसे। एक तो ईवीएम्स के ऊपर कि गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन इसको मानने को तैयार नहीं है। अगर अपोजिशन नहीं मानेगी तो ईवीएम्स के जरिए इलेक्शन कैसे कराएंगे? देखिए, बात यह है कि अपोजिशन क्यों नहीं मानती। हमने तो इलेक्शन कमीशन को भी इसका डेमोन्स्ट्रेट किया। हमने जो है वो इसको पब्लिक में भी लेके जा रहे हैं। हम इन्हें कह रहे हैं आके इसकी डेमोन्स्ट्रेशन तो आप चेक करें। दुनिया के कितने ममालिक के अंदर जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, सारी दुनिया को पता है, किसी ने ढका छुपा नहीं है। यही वजह है कि अपोजिशन जो है वो ठप्पा माफिया, पर्ची माफिया और स्टफिंग के जरिए और ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए ये उसकी हमायत करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप आए, इसका इस्तेमाल करें, और इसका कोई इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मशीन हैक नहीं हो सकती, इससे रिजल्ट आपको फौरी हासिल हो सकता है। आपको ह्यूमनली वोट काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैकेनिकल वोट काउंट कर सकते हैं। पेपर ट्रेल वोट की जो है वो लहरा डिब्बे के अंदर मौजूद होगी फॉर वेरिफिकेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन चेंज है, उसका इनको अपनाना चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे फिर भी इलेक्शंस ईवीएम से ही होंगे आइंदा आने वाले इंतखाबात? देखिए, वो तो पार्लियामान के अंदर फिर हमारे पास कानून साजी का इख्तियार तो है ना, वो हम कानून साजी करेंगे। हम तो इनको चाह रहे हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप करें, उनको हम इस हवाले से इनलाइटन करें, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 साल मुकम्मल होने पर आइंदा 2 बरस से यकीनी तौर के ऊपर गवर्नमेंट आइंदा 2 बरसों के अंदर जो इकदाम उठाएगी वो आवाम का मजीद एतमाद हासिल करने की कोशिश करेगी, ताकि आम इंतखाबात जो आइंदा हों उसमें भी आवाम जो है वो इसी जमात को वोट दे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोशिशें और काविशें होंगी उस पर इसका इन्हिसार होगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे मजीद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पेलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब और इसी के साथ साथ माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, जो ओवरऑल जो कारकर्दगी है, वैसे तो आशारिया हुकूमत उनको मस्बत अंदाज में पेश कर रहे हैं और कामयाबी गर्दान रही हैं, लेकिन पार्लिमानी जो कारकर्दगी है वो क्या रही, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो पार्लिमानी कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, मौजूदा हुकूमत की 3 साल में कैसी रही? बहुत शुक्रिया फरीद साहब। ये असल में जो पार्लियामेंट होती है उसकी कारकर्दगी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो हुकूमत की कारकर्दगी नहीं होती, लेकिन एक बड़ा, चूंकि उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हुकूमत का ही होता है,
क्योंकि हुकूमती अक्सरियती पार्टी होती है, तो इसलिए ये इतना गलत भी नहीं होगा ये कहना कि पार्लियामेंट की जो कारकर्दगी है उसमें हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हुकूमत का भी उसमें क्रेडिट या डिस्क्रेडिट है, जैसे भी वो पार्लियामेंट ने काम किया। तो पार्लियामेंट देखिए इस दौरान में कोई उसके अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर कोई बेहतरी के आसार तो नज़र नहीं आए। बाज़ चीज़ों में बहुत डिटीरियोरेशन हुई है, ख़ास तौर पे असेंबली के अंदर जो माहौल है, असेंबली के अंदर जो गुफ्तगू का माहौल है वही नहीं बन पाता। इसीलिए असेंबली के अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं वो 36% कम हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, ठीक। और अगर पिछली असेंबली के मुकाबले में देखी तो 27% कम हो गए हैं। तो यानी काम हो नहीं रहा, और बार बार असेंबली का कोरम टूटता है और वो काम नहीं हो सकता। जल्दी में ऐसे रस्मी कार्रवाई के तौर पे बिल पास हो जाते हैं। ये दुरुस्त है कि बिल पास होने की, तो आप देखें कि इम्प्रूवमेंट 100% है, यानी पिछली दफा 60 हुए थे, 30 हुए थे, तो इस दफा 60 पास हुए हैं, लेकिन वो ऐसे ही पास हुए हैं कि ना उसके ऊपर बहस हुई है, ना उसके ऊपर कोई कमेटियों के अंदर कोई खास तौर पे बहस हुई है। तो ये भी बहुत तशवीशनाक बात है कि कानून पास हो रहे हैं लेकिन हकीकतन असेंबली के उनके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। राइट। फारूक सलीम साहब, ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक फ्रंट है बड़ा चैलेंज था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो ग्रोथ और जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर या इकोनॉमिक एरियाज के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी मस्बत या अपनी कामयाबी के फिगर्स दिए, और इस वक्त गवर्नमेंट ने कहा कि ये कामयाबी के रास्ते पर गामजन है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन या महंगाई में इजाफा और बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि इन्फ्लेशन चूंकि इस वजह से है क्योंकि आपके दीगर ममालिक के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो आपके दीगर जो डॉलर की प्राइसिंग है उसके अंदर इजाफा हुआ, जिसका इंपैक्ट इस पर आया है। आप समझते हैं क्या यही वजह है, या फिर इसमें फिगर्स और इन जो इकोनॉमिकली जो इन्फ्लेशन से आवाम जो परेशान है उसकी वजह कुछ और है? देखिए फरीद साहब, एक मईशतदानों की मईशत होती है और एक आम पाकिस्तानी की मईशत। मईशतदान फिर एक आप ये भी समझ लीजिए कि सियासतदानों की मईशत उससे कुछ अलग है। हुकूमती पार्टी जो है, जो उसके पसंदीदा अशारिये हैं उनको पेश कर देती है, जो ऑपोजिशन वाले हैं जो उनके पसंदीदा अशारिये नजर आते हैं वो उसको पेश कर देते हैं। देखिए, आम आदमी की मईशत तो बड़ी ही सिंपल सी मईशत है, और उसके लिए यकीन जानिए आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए कि आपको बताए कि मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। मैं समझता हूँ 3 या 4 चीजें आम पाकिस्तानी घराना जो है वो देखता है कि भाई आटे की क्या कीमत चल रही है, चीनी की क्या कीमत चल रही है, मेरा महीने के बाद जो बिजली का बिल आया करता था 2-3 साल पहले और अब क्या आ रहा है, और फिर ये कि पेट्रोल और डीजल का क्या हाल होगा। अब ये पाकिस्तानी बैठ के ये कंपेयर नहीं करते हैं कि जी तंजानिया में या ब्राजील में या अमेरिका में कौन कितने का पेट्रोल खरीद रहा है। वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। वो मईशतदान बैठ के जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि जी अमेरिका में $3 का पेट्रोल चल रहा है तो पाकिस्तान में तो सिर्फ 119 रुपए का है। लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको ये भी सोचना होगा कि अमेरिका में जो औसतन आमदन है वो $60,000 की है और पाकिस्तान में जो है वो $1100-1200 की है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आप छोड़ दें। पाकिस्तानी खानदान जो है वो ये कहता है कि आज से 3 साल पहले 35 रुपए किलो आटा लेके आता था और औसतन हर पाकिस्तानी बच्चा, मर्द, औरत जो है वो तकरीबन 125 किलो आटा सालाना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले तो मैं 3 या 4 या 5 बच्चे और बीवी का जो खाना आटा लेके आता था वो मेरी आमदन में पूरा हो जाता था। अब कीमत चली गई है कहीं 60-70। ठीक है फारूक साहब, ये मुझे बता दीजिए कि 3 साल के अंदर इकोनॉमिकली या माशी जो इस्तेहकाम है उसको लाने में ये हुकूमत कामयाब रही है या कुछ हद तक बेहतरी लाने में कामयाब रही है आपकी नजर में? देखिए, अगर आपने हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी, हुकूमत की सोशल पॉलिसी, हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज हैं, अगर उनका लुब्बे लुबाब देखना होता है तो रियासत का जो अवलीन तरजीह होती है वो ये है कि हमारे शहरियों में जो गुर्बत की शरह है उसको कम किया जाए। तो अगर आपने नेट रिजल्ट देखना है 2 साल बाद, 3 साल बाद,
5 साल बाद, तो फिर आपने देखना होगा कि क्या शराए गुर्बत पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है या कम हो रही है। और अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो जो सारा मजमूई इफेक्ट है सारी पॉलिसीज का मिला के, जिसमें आप फॉरेन पॉलिसी कर लें, आप दिफाई पॉलिसी कर लें, आप इकोनॉमिक पॉलिसी कर लें, ठीक। अब उस हवाले से अगर वो वाला पैमाना इस हुकूमत पे इस्तेमाल किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली जो नतीजा है वो कुछ अच्छा नहीं है। आज से 3 साल पहले जब सर्वेस किए जाते थे तो जो शरह आती थी गुर्बत से नीचे आबादी रह रही है, वो तकरीबन 30% पाकिस्तानी आबादी शरह गुर्बत से नीचे रह रही थी। यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी आज से 3 साल पहले जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब ये 3 साल की पॉलिसीज का मजमूई जो नतीजा निकला है वो ये है कि आज तकरीबन 40% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। ठीक। तो आप समझिए ठीक है फारूक सलीम साहब, एक मैंने ब्रेक लेनी है, अगर ब्रेक की इजाजत आप दें तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फारूक सलीम साहब हैं, इन दोनों से मजीद बात करेंगे गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से। हमारे साथ हुई प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप मुख्तलिफ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, पिलडाट के थ्रू मुख्तलिफ सर्वेज भी कराते हैं, अवामी आरार राय चीज़ें इसके ऊपर। मुझे बताइएगा कि आवाम की जो तवक्कुआत हैं इस पार्लिमानी निज़ाम से, इस पार्लियामेंट से, उसमें बेहतरी आपने देखी है या फिर जिस तरीके से आपने जो खदशा जाहिर किया था ब्रेक पर जाने से पहले, जो बात कही थी कि जिस तरह की लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, जो कारकर्दगी है, उसकी बुनियाद के ऊपर आवाम पर से इस सिस्टम का एतमाद उठता जा रहा है? हमने इस अरसे में खुद तो कोई सर्वे ऐसा नहीं कराया जिसमें लोगों से इस बारे में राय पूछी हो, लेकिन मैंने कुछ सर्वे देखे हैं जो दूसरी सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिक ओपिनियन पोल्स करवाए हैं। तो उन सब में डिटेरियोरेशन देखने में आई है कि लोगों का जमहूरियत के ऊपर एतमाद और जमहूरी इदारों के ऊपर एतमाद पहले से कम हुआ है, और उसके नतीजे में जमहूरियत की कमज़ोरी या जमहूरियत के ज़ईफ़ होने के बारे में राय कायम की जा सकती है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन जो तब्दीली आई है वो नेगेटिव ही आई है। ठीक है। और फारूक सलीम साहब, ये जिस तरीके की एक तो हो गया कि पार्लिमानी सिस्टम इसके हवाले से, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर कुछ सेगमेंट्स ये भी कहते हैं कि जो इक़दामात या जो स्टेप्स मौजूदा हुकूमत ले रही है, आइंदा आने वाले बरसों के अंदर या जो मजीद 2 साल रह गए उसमें आवाम को इकोनॉमिकली भी और दीगर फ्रंट्स के ऊपर भी रिलीफ मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले जो 2 साल हैं इस हुकूमत के, उसमें आवाम के लिए बेहतरी और मजीद आएगी? देखिए, पिछले 3 साल का जो मैंने आपको बताया था कि आम आदमी आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली का बिल, आटे की कीमत में 100% इजाफा है। 3 सालों में चीनी की कीमत में 100% इजाफा है, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा है। और पाकिस्तान की 74 साल जो माशी तारीख है उसमें कोई भी 3 साल का दौरानिया आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटा, चीनी, बिजली 100% बढ़ गए हों। तो ये तो पिछले 3 साल का मामला है। अगले 2 साल में क्या होने चला है बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन आप देखिए कि फरवरी की 17 तारीख को जब वजारत खजाना की टीम IMF के साथ बैठी थी और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उसमें 3 बड़ी शर्तें IMF ने आयद की थी और पाकिस्तान की वजारत खजाना ने उनसे एग्री किया था। उसमें से पहली शर्त थी कि तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डाला जाएगा, जिसका मतलब ये था कि बिजली की कीमतें तकरीबन 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का एग्रीमेंट किया गया। तीसरा बड़ा एग्रीमेंट ये था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उनके ऊपर 600 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये बनता है कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये वजारत खजाना ने एग्रीमेंट किया था, फिर हमारे नए वजीर खजाना आ गए और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो किसी एक वजीर से तो एग्रीमेंट नहीं करते हैं,
वो तो हुकूमत से करते हैं, वो वजारत खजाना से करते हैं। अगर वो वाले एग्रीमेंट्स जो हैं उस लाइन पे हम चलते हैं, तो फिर आप सोचिए कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, कम होने के कोई आसार नजर नहीं आते। फारूक साहब, एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा और करंट जो चीजें हैं, मौजूदा हुकूमत इन तमाम चीजों का मलबा माजी की हुकूमतों पर डालती है। क्या ऐसा ही है, या फिर इस हुकूमत के पास 3 साल में ये वक्त था कि वो चीजों को रेक्टिफाई कर लेती? देखिए, इसके दो नुक्ता नजर हैं, दो व्यूज सामने रख लें। एक तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की हुकूमत सच कहती है, क्योंकि तकरीबन सारे ही जो बिजली के खरीदारी के मुआहदे किए गए थे, उसमें से पीटीआई की हुकूमत ने तो कोई भी नहीं किया। ये तो पीएमएल-एन की हुकूमत में सारे मुआहदे किए गए थे, और जिसके नतीजे में हमें महंगी बिजली जो है वो मिल रही है। लेकिन अगर आप 2018 का जो पीटीआई का मंशूर है उसको पढ़िए, तो उसमें ये कहा जाता है कि हमें एहसास है कि महंगी बिजली है इस मुल्क के अंदर, और हम इस्लाहात लेके आएंगे। जो 2018 का मंशूर है उसमें इस्लाहात या रिफॉर्म का लफ्ज जो है वो तकरीबन 4 दर्जन मरतबा इस्तेमाल किया गया है। आप सोचिए कि 61% का सफ़हात का वो मजमुआ है, उसमें रिफॉर्म्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि हम बिजली चोरी जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, जो बिजली के बिल की वसूली नहीं हो रही उसको वसूल करना शुरू कर देंगे, और फिर बिजली घरों से नई निगोशिएशन करेंगे और रेट को नीचे लेके आएंगे। तो इन 3 सालों में उन 3 चीजों में से किसी के ऊपर भी कोई सॉलिड का जो है काम हुआ नजर नहीं आया। ठीक है। अहमदुल्लाह महबूब साहब, एक सवाल, ईवीएम्स के हवाले से पिलडैट को भी मदऊ किया गया है वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, तो आप समझते हैं कि जो ईवीएम्स के ऊपर है, जिसके बारे में आप जाएंगे, आपका इदारा भी इसको देखेगा जाके, ऐसी सूरत हाल में जबकि अपोजिशन की जमातें इसको मानने को तैयार नहीं और हुकूमत इस बात पर बजिद है और मुसर है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन की शफाफियत को जो है वो रखा जाएगा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इसका मुस्तकबिल और तमाम जमातों का इस पे कंसेंसस? फरीद साहब, ईवीएम की बात करने से पहले क्विकली आपने अभी जो सवाल फरूख सलीम साहब से किया था जी, और उससे पहले आपने मुझसे एक सर्वे के बारे में सवाल किया था, तो इस आखिरी सवाल के बारे में एक मुझे सर्वे रिसेंट हुआ याद आ गया है कि लोगों से पूछा गया था कि आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि ये जो इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है, जो महंगाई है, उसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमत है। तो बतदरीज उसके अंदर बहुत कमी आ गई है। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं, गालबन वो 8 या 9% लोग बाकी बच गए हैं, और कहा कि हुकूमत की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। वो अब ज्यादातर इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत को ही समझते हैं, यानी कि पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। राइट। और अब ईवीएम के ऊपर आप फरमा रहे हैं, देखिए हम तो खुले दिल के साथ देखने जाएंगे। मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि आके देखिए। हमारी उसके बारे में बहुत पुरानी स्टडी है, हमने उसको कई मुल्कों के अंदर देखा भी है, उसके माहिरीन से भी गुफ्तगू की है, और ख़ुद हमारे भी बहुत से शकूक व शुबहात हैं इसके बारे में, ख़ास तौर पर इस बारे में कि अगले 2 साल के अंदर क्या ये पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो सकेगा, इतनी बड़ी तादाद प्रोक्योर हो सकेंगे, क्या उनको लोगों के लिए काबिल कबूल बनाया जा सकेगा। ये हमारे बहुत से सवाल हैं, लेकिन उसकी टेक्निकल चीज़ों को हम वहाँ जाके देखेंगे और सवाल करके अपने मालूमात पे इजाफा करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनको जब तक आप अपने साथ लेके नहीं चलेंगे और एक कंसेंसस नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि आने वाले नताइज पे सब लोग उसको तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया आपका अहमदुल्लाह महबूब साहब, फरूख सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रेस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।